हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साइकोलॉजी की विधियां पढ़ रहे हैं, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो पढ़ रहे हैं। आज हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। नेक्स्ट विधि क्या है? नेक्स्ट है विभेदात्मक विधि, यानी यानी डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड क्या है? अब इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि विभेदात्मक यानी विभेद करना, यानी बच्चों में अंतर करके उनके बारे में जानना कि कौन सा बच्चा कैसा है और कोई बच्चा कैसा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में तेज है और कोई स्लो लर्नर है, यानी कोई तो जल्दी से याद कर लेता है, कोई धीरे धीरे याद कर पाता है। यानी जो बच्चों में जो डिफरेंस है वो जानना, वही है विभेदात्मक विधि। और ये क्यों जानते हैं हम, या क्यों जानना चाह रहे हैं? तो हम इसलिए जानना चाह रहे हैं ताकि हम बच्चों में अंतर कर पाए कि कोई बच्चा किस स्पीड से सीख पाता है, किसकी स्पीड कम है, या किसके याद करने की क्षमता ज़्यादा है कम है। इससे क्या होगा, हम बच्चों का अंतर कर पाएंगे। और जिस बच्चे को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको कुछ अलग विधि से या उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको और अच्छे से पढ़ा के सभी बच्चों की तरह आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये विधि क्यों काम आती है? ताकि हम बच्चों में अंतर कर सकें। विभेदात्मक विधि वह विधि है जिसमें व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन किया जाता है। हमने जान लिया कि कौन से अंतर देखते हैं। सरल शब्दों में कि एक व्यक्ति दूसरे से कैसे अलग है, यही विभेदात्मक विधि है। कि एक बच्चा दूसरे से कैसे अलग है, तो यही विभेदात्मक विधि है। कि एक तो बड़ा जल्दी जल्दी याद करता है और एक बड़ा धीरे धीरे। एक को मैथ ज्यादा पसंद है, एक को इंग्लिश ज्यादा पसंद है, इसलिए उसके इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं और इसके इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि ये जो डिफरेंस है, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों में डिफरेंस किया, उनका अंतर देखा, फिर उस हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पढ़ाया। या जिसके मैथ में कम नंबर आ रहे थे तो उसको हमने मैथ में ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास दी ताकि वो आगे चल सके, यानी जो दूसरों से पीछे ना रह जाए, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए पढ़ाया। अब इसके प्रतिपादक कौन है? विभेदात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? कैटल। अब इस विधि का जो उद्देश्य है वो देखते हैं कि इस विधि का उद्देश्य क्या है। व्यक्तियों के बीच अंतर समझना। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की पढ़ने की, याद करने की, समझने की इंटरेस्ट, हर चीज अलग है। जैसे एक ही माँ के दो बच्चे हैं, राम और श्याम, लेकिन वो राम और श्याम में भी अंतर हो जाता है। तो क्लास में तो हर बच्चा अलग इंसान है, या अलग माँ का बेटा है, या अलग अलग पर्सनैलिटी रखता है। तो हर बच्चे की अलग अलग रुचियां होगी या इंटरेस्ट होगा, तो उस हिसाब से उसके याद करने की, पढ़ने की और सीखने की क्षमता, इच्छा, हर चीज अलग होती है। तो हमने क्या जाना इस विधि से कि व्यक्तियों के बीच में अंतर करना समझा। उनकी प्रतिभा, यानी उनमें कितना किसी चीज को लेकर जुनून है या किसी चीज को याद करने की क्षमता है, उनमें कितनी बुद्धि है, रुचि है, इन सब का अंतर जान पाए कि कौन सा बच्चा किस चीज में ज्यादा अच्छा है। जैसे राम है, तो राम को तो क्या मैथ पसंद है, तो राम को तो मैथ से ज्यादा पसंद है। वही श्याम है, श्याम को पसंद है साइंस। अब हमने देखा बच्चे को, एक बच्चे को ये ज्यादा पसंद है और एक को ये। अब हमने अंतर क्यों किया? हमने देखा कि राम के मैथ्स में नंबर ज्यादा आ रहे हैं लेकिन साइंस में कम आ रहे हैं, जहाँ श्याम के साइंस में ज्यादा आ रहे हैं और मैथ में कम आ रहे हैं। तो हमने इनका अंतर देखा, हमने इनके डिफरेंस देखा और उनको क्यों ज्यादा पसंद है वो भी जाना। कि बच्चे में मैथ में इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है कि उसको रुचि है उस चीज को पढ़ने में, या उसको ये समझने में आसानी लगती है और इसको समझने में उसको मुश्किल होती है। तो हमने क्या किया, हमने राम को दी एक्स्ट्रा क्लास किसकी, साइंस की, और श्याम को दी मैथ की एक्स्ट्रा क्लास, ताकि उसके इनमें जो नंबर कम आ रहे हैं उसमें भी नंबर अच्छे आ सके। यानी कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हम इनका अंतर जान पाएंगे तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे, उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा, व्यक्तियों के बीच अंतर करना सीखा इस विधि से। इस विधि से उसके इंटरेस्ट, उसमें कितना आईक्यू लेवल है, उसमें किस चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो, उसको खेल में ज्यादा इंटरेस्ट हो, और किसी बच्चे को ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो उससे क्या होगा, हमने बच्चों का इंटरेस्ट जाना और फिर उसको उस हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको आगे बढ़ाया। ऐसे ही इसका और उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देना। हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी कि ये मैथ में
अच्छा है लेकिन साइंस में कमजोर है तो हमने साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। श्याम साइंस में अच्छा है तो मैथ में कमजोर है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास, ये उसको अलग से समझाया, अलग से पढ़ाया, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, यानी पीछे नहीं रहे। तो उस हिसाब से हमने शिक्षा दी। हमने हमारा टीचिंग मेथड चेंज करके पढ़ाया। हम जिस हिसाब से इसको पढ़ा रहे थे उससे भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमने हमारा टीचिंग मेथड चेंज किया, उसको समझाने का तरीका चेंज किया। जहाँ हम उसको हार्ड या बड़े बड़े एग्जाम्पल दिया, बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करवाते थे, वही हमने छोटे छोटे या स्टेप बाय स्टेप करके उसको समझाना शुरू किया, ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस मेथड के, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। तो ये विधि ही क्या है, विधि का नाम ही क्या है, विभेदात्मक, यानी विभेद, यानी हर बच्चा अलग अलग है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित तो होगा ही। ऐसे ही तुलना यानी कंपैरिजन की जाती है एक बच्चे की दूसरे बच्चे से। अब विभेद किस में करेंगे हम, अगर एक ही बच्चा है तो उसमें हम क्या विभेद कर पाएंगे, या हम उसमें अंतर देख पाएंगे? तो अंतर देखने के लिए कोई दूसरा बच्चा या दूसरा पर्सन होना भी जरूरी है। तो ये क्या होती है, तुलना करती है कि जैसे राम है, तो राम तो क्या है, राम की याददाश्त क्या है, तेज है, याददाश्त क्या है, तेज है, यानी वो जल्दी से याद कर लेता है चीजों को। जहां श्याम है, श्याम की याददाश्त क्या है, याददाश्त क्या है, कम है, यानी वो जल्दी से याद नहीं कर पाता, उसकी याद भी जल्द मतलब थोड़े टाइम बाद ही भूल जाता है। तो इसकी तो तेज है, अब इसकी क्या है, कम। तो हमने क्या किया कि हमने इनका कंपैरिजन किया कि कौन से बच्चे ज्यादा याद कर पा रहे हैं और कौन पीछे रह जा रहे हैं। हमने कंपैरिजन किया, हमने उनके एग्जाम लेकर कंपैरिजन किया, ताकि हमें उनके नंबर से पता चले। उससे क्या हुआ, अब जो धीरे या जो कम याद रख पा रहा है उसे याद कराने के और तरीके हमने सिखाए कि आप इस तरीके से याद करो, या हमने उसे कुछ ऐसे रियल एग्जाम्पल या रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल के द्वारा सिखाया, ताकि ये क्या जल्दी से याद कर पाए, जिससे ये भी राम से पीछे ना रह जाए, यानी उसको भी साथ साथ में लेके चलना है। अब ऐसे ही मापन या मेजरमेंट जरूरी। मापन क्यों जरूरी, मापन क्या होता है कि हम एग्जाम ले रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, तो उसके नंबर से हम सीधे सीधे जान पा रहे हैं कि उसके नंबर कम आ रहे हैं, मतलब उसका ये सब्जेक्ट क्या है, वीक है, और जिस सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छा आ रहे हैं मतलब वो सब्जेक्ट क्या है, उसका अच्छा है। या सारे ही सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं या सारे ही सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इससे क्या हम उनका डायरेक्ट विश्लेषण कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में और कौन सा कितना कमजोर है। तो ये कि मापन के द्वारा हम इनकी ये इसकी विशेषता है कि विशेषता क्या है कि हम इस विधि से व्यक्तिगत विभिन्नता जान सकते हैं, बच्चों की तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं, और वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। वैज्ञानिक क्यों, क्योंकि उसमें जो भी आ रहा है, जो उसका रिजल्ट निकल रहा है वो एकदम ऑथेंटिक है, तो इसलिए वैज्ञानिक विधि। हम काफ़ी ऐसे जो एग्जाम्स ले रहे हैं, जो इसका रिजल्ट आ रहा है, तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, तो इसलिए क्या है, वैज्ञानिक विधि। ऐसे इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसीजर समझते हैं कि इसकी पहले पहले क्या करेंगे, हम व्यक्ति का चयन करेंगे। हमने ले लिया एक व्यक्ति राम, राम को ले लिया। अब उसकी क्या किया, गुण व क्षमता का चयन किया कि कैसी बुद्धि है, यानी उसकी बुद्धि कितनी कार्य करती है, या उसकी किस चीज में रुचि है, या उसकी गुण या क्षमता किस चीज में है। तो हमने क्या देखा, उसमें किस चीज की कमी है, या उसके बारे में हमने जानना चाहा। तो अब क्या किया हमने, हमने बच्चे का क्या किया, हमने उसकी गुण और क्षमता देखे कि ये मैथ में ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री वीक है। ठीक है, अब परीक्षण किया हमने, टेस्ट किया हमने, एग्जाम लिया था इनका। ठीक है, तो एग्जाम लिया तो इसमें इसके नंबर आ रहे हैं 90% आ रहे हैं इसमें, और इसके इसमें 30% ही नंबर आ रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि ये इसमें ज़्यादा अच्छा है। अब हमने क्या किया, परिणामों की तुलना करी कि राम, हमने एक ही बच्चा लिया, ठीक है, अब इसके परिणामों की तुलना करी कि मैथ में तो क्या है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में क्या है, पुअर है, यानी कमजोर है। अब अंतर का हमने क्या किया, विश्लेषण किया
कि हमें क्या करना है, अब इसकी हिस्ट्री को अच्छा करना है, और ये तो अच्छा है ही, अब इसको भी अच्छा करना है। तो इसको हिस्ट्री को अच्छे करने के लिए हम उसकी क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, और कोई अलग मेथड लगाएंगे, या अलग रूल लगा के फिर पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे, या कहानी से समझाएंगे जिससे उसको याद हो जाए। तो ये प्रोसीजर है। ऐसे ही हम ग्रुप का भी ऐसे ही कर सकते हैं कि व्यक्तियों का चयन किया हमने, कुछ ग्रुप लिए कि राम है, श्याम है, और भी बहुत सारे बच्चे लिए, उनकी गुण क्षमता का चयन किया हमने। जैसे एक ही सब्जेक्ट को लिया, हम केवल एक मैथ को लेकर चल रहे हैं या केवल हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, कि इसमें राम अच्छा है, ये कमजोर है, ये अच्छा है, ये कमजोर है, ये अच्छा है, और ये भी अच्छा है। ऐसे करके हमने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया कि कौन, हमने उनकी गुण और क्षमता का चयन किया कि हम जानना क्या चाह रहे हैं कि कौन किस में अच्छा है। तो हमने परीक्षण लिया, नहीं टेस्ट लिया, हमने हमने तो सोचा था कि ये अच्छा है और ये खराब है, अब हमने टेस्ट लिया कि इसके कितने नंबर आ रहे हैं। एक के 90% आ रहे हैं, एक के 10% आ रहे हैं, एक के 30% आ रहे हैं, एक के 50% आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि एवरेज बच्चे हैं, कुछ बिल्कुल ही ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। ऐसे इनके परिणामों की तुलना करी, फिर हमने क्या उसके ग्रुप बना दिए अलग अलग, जो बेस्ट बच्चे हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं, दो ग्रुप बना दिए। अब इन दोनों का क्या किया, हमने विश्लेषण किया कि किन बच्चे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और किन को पहले से ही अच्छे से आता है। तो हमने उनका विश्लेषण किया। फिर बाद में क्या करेंगे, हम ये विधि किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम उन बच्चों को छांट सके। फिर क्या करेंगे, जो मनोवैज्ञानिक या जो टीचर है वो अपनी ऐसे विधि लगाएंगे या अपने और कुछ ऐसे पढ़ाने का तरीका चेंज करके ये जो बच्चे जो कमजोर है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनको पढ़ाएंगे, ताकि क्या होंगे, ये जो बच्चे पीछे रह गए वो भी आगे आ पाए। तो ये विधि कैसे कार्य करी, बस हम बच्चों को छांट पा रहे, बच्चों को अलग कर पा रहे कि कौन किस में कमजोर है और किस में ज्यादा रुचि है। अब इनके एडवांटेज देख लो, गुण देख लो इस विधि के, कि हर छात्र की अलग पहचान, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की रुचि अलग है, इंटरेस्ट अलग है, याद करने की क्षमता, बुद्धि लेवल, आईक्यू, हर चीज अलग है बच्चे का। व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल टीचिंग में मदद। अब हमने क्या बच्चे को अलग देख लिया था कि कौन सा बच्चा किस चीज में कमजोर है। तो अब एक ही बच्चा है पूरी क्लास में जो मैथ में कमजोर है, तो अब हमने क्या किया, उस बच्चे को अलग से पढ़ाया, यानी उसको अलग से सिखाया और उसको साथ में लेकर चले, यानी उसको भी आगे बढ़ाए। तो क्या है, इस ये व्यक्तिगत शिक्षा के लिए काम आती है। ऐसे ही प्रतिभाशाली व कमजोर छात्रों का पहचान हम कर ही क्या रहे हैं, हम बच्चों की तो पहचान कर रहे हैं कि कौन ज्यादा प्रतिभाशाली और कौन ज्यादा कमजोर है, जिससे उनकी समस्या का, जो कमजोर है उनकी समस्या को पकड़ के उसका समाधान कर सके। ऐसे ही सही मार्गदर्शन में सहायक है। अब सही मार्गदर्शन कैसे करेंगे, मार्गदर्शन कि जैसे एक बच्चा है, अब इन बच्चों को क्या, जैसे बड़े क्लास में जाते जाते उनको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब बच्चे कंफ्यूज कि मेरे जैसे एक बच्चा है जिसको मैथ ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके ओवरऑल 10th में परसेंटेज बहुत कम थे, यानी बस वो पास ही हो गया धक्के खा के, लेकिन उसके केवल एक सब्जेक्ट था मैथ, उसमें अच्छे नंबर आ गए। अब उसकी फैमिली प्रेशर डाल रही है कि नहीं तू तो आर्ट्स ले ले क्योंकि तेरे नंबर कम आए। अब वो चाह रहा है कि नहीं मैं मैथ ही लूँ क्योंकि मुझे और किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बच्चे को सही मार्गदर्शन देने के लिए फिर बच्चा जैसे टीचर के पास आता है, वो पूछता है कि मैं क्या करूं इस चीज में ऐसे वैसे, और मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता। तो टीचर ने क्या किया, उसको अच्छे से गाइड किया और फिर उसने कहा कि जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट हो आप वही सब्जेक्ट लो, तो उसमें आप क्या बेहतर कर पाओगे। तो उसको सही गाइडेंस देने के लिए उसको सही गाइडेंस दी कि आप ये सब्जेक्ट लो। जैसे टीचर है, टीचर्स को लगभग हर बच्चे का आइडिया होता है कि इस बच्चे की इसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं और इसमें नंबर कम आ रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चा टीचर के पास आता है और टीचर उसको सही से राय दे पाता है कि तुम्हें ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ड्राइंग क्लासेस लो और इस फील्ड में जाओ ताकि वो आप उसमें बेस्ट कर पाओगे। तो ये क्या गाइडेंस देने में सहायक है कि हमने पता कर लिया कि बच्चे में कमी क्या है, तो हम इसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे बच्चों को। अब इसके डिसएडवांटेज देखो कि इसके दोष क्या है इस विधि के। देखो पहला क्या है कि परीक्षण हमेशा सही नहीं होता। अब जैसे जिस दिन हमने ये विधि अप्लाई करी, विविधात्मक विधि, या जिस दिन हम जानना चाह रहे हैं कि हम बच्चों में अंतर करना चाह रहे हैं कि कौन से बच्चे मैथ में ज्यादा स्ट्रांग है, अब हो सकता है कि उसमें
कुछ बच्चे ऐसे हो जो घर से ऐसे लड़के आए हो, उनका यानी माइंड उस दिन इतना एक्टिव नहीं है एग्जाम लेने के लिए या एग्जाम देने के लिए। और हो सकता है कि कोई बच्चा बीमार हो, तो बीमारी की वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाया। वो भले ही अच्छा होगा, लेकिन उस दिन तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब में वो ढंग से दे नहीं पाया एग्जाम भी। तो उससे क्या हुआ, जो उसके नंबर आए वो कम आए। तो हो सकता है कि ये परीक्षण उसका सही हो या नहीं भी हो। तो मतलब ये क्या इसके डिसएडवांटेज कि परीक्षण हमेशा सही होना ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमेशा सही होगा। दूसरा, समय व खर्च अधिक। अगर समय अधिक लग रहा है तो खर्च अधिक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा किसी को टाइम दे रहे हो। हम बच्चों का एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा। यानी इस चीज के लिए हमें बहुत, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के बारे में जानने में, हर बच्चे की एक एक चीज जानने में काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उनको उतना खुद का समय खर्च करना पड़ रहा है, साथ साथ में इक्विपमेंट्स या फिर और भी सामान वगैरह जिनकी जरूरत होती है, उनको स्थान, हर चीज की जो व्यवस्था करनी पड़ती है कोई भी विधि अप्लाई करने के लिए, तो खर्च भी अधिक लगता है। तुलना व हीन भावना आ सकती है। अब हम बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो बच्चा किसी चीज में पीछे रह रहा है और सबको पता चल रहा है कि इसके तो नंबर इसमें कम आए, यानी ये तो क्या है, पुअर है, या जो कमजोर बच्चा है। अब वो कमजोर बच्चा हो सकता है कि खुद को बहुत ज्यादा ऐसे हीन भावना आ जाए उसके अंदर, या अपने आप के लेकर शर्म आने लग जाए, या बहुत बुरा फील करने लग जाए इस चीज को लेकर। तो ये चीज पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीज होता ही, अगर सबके सामने कोई चीज आ रही है, उसके नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चों को शर्म आने लग जाती है, या फिर वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं और थोड़ा पिछड़ से जाते हैं वो दूसरे लोगों से। तो ये वाली चीज आ जाती है। ऐसे ही सभी गुणों का मापन कठिन है। अब हम हर गुण तो माप नहीं सकते, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम नंबर देख सकते हैं। अब आप ये चेक कर सकते हो क्या कि उसमें उसका व्यक्तित्व कैसा है हर चीज का। क्योंकि जैसे अगर कि एक बच्चा है कि वो ईमानदार बच्चा है, तो आप ईमानदारी नाप पाओगे क्या कि उसमें कितनी ईमानदारी है। हम बोल रहे हैं कि बच्चा ईमानदार है, लेकिन कितना ईमानदार है आप नाप पाओगे। तो ये क्या है कि कुछ चीजों का मापन जो है ना वो कठिन है। हर चीज का मापन हम कर नहीं सकते। मापन क्या होता है, जिनको हम नंबर दे सकते हैं कि 50 नंबर आए इसके इसमें, या इसमें इसके 100 नंबर आए या 20 नंबर आए, तो ये मापन होता है। तो हर चीज का मापन या हम हर चीज को नंबर दे सकते हैं क्या, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो परीक्षण हमेशा सही हो ये कोई गारंटी नहीं है, समय अधिक लगेगा तो खर्च अधिक लगेगा, तुलना से हीन भावना आ सकती है कि बच्चा अपने आप को सबसे अलग अलग रखने लग जाता है, कि उसको लगने लग जाता है मैं तो बहुत कमजोर हूँ, या उसको शर्म से आने लग जाती है क्लास में, बच्चों से इंटरेक्शन करने में शर्म आने लग जाती है धीरे धीरे। और हर गुण का हम मापन ही नहीं कर सकते। अब इसके शिक्षा में उपयोग देखो कि इसका शिक्षा में क्या क्या उपयोग है इस विधि का। छात्रों को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना। अब जैसे जो बच्चा बहुत जल्दी से याद कर लेता है और जो बहुत धीरे से याद कर पाता है, तो हम बच्चों की क्षमता जान पा रहे हैं। तो हमने जो धीरे से याद कर पा रहा है तो उसको याद कराने का तरीका हमने चेंज किया, और जो धीरे से समझ पा रहा है तो हमने उसको पढ़ाने का तरीका चेंज किया। हमने उसको थोड़े सिंपल एग्जाम्पल से समझाया, या कोई स्टोरी के द्वारा याद कराने की कोशिश करी। तो हम क्या कर पा रहे हैं, यानी जो टीचर है वो क्या कर पाएगा इससे कि छात्रों को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ा पाएगा, कि हमें उनकी क्षमता पता चल गई और उस हिसाब से पढ़ा पाएगा। ऐसे ही अलग अलग समूह बनाना, यानी कौन बच्चे जो इंटेलिजेंट है उनका अलग ग्रुप बना दिया, जो कमजोर है उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो कमजोर का ग्रुप अलग बना के क्या किया कि उन बच्चों को अलग से टीच कराया, यानी उनके एक्स्ट्रा क्लास ली, या उनके लिए कुछ अलग से मेथड किया, या कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा समझाए ताकि वो जल्दी से समझ पाए और जल्दी से याद कर पाए। तो अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए ये हेल्पफुल है। करियर के मार्गदर्शन देना, कि कोई बच्चा किस चीज में बेहतर कर पाएगा वो मार्गदर्शन करने में अच्छा रहेगा। कि जैसे हमने उस टाइम कहा था कि एक बच्चा है जिसे मैथ पसंद है लेकिन वो उसके नंबर कम आए, तो अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं मैथ सब्जेक्ट लूं कि नहीं लूं। अगर मैंने ये ले लिया हो सकता है मेरे कम नंबर आए, लेकिन उसके नंबर, लेकिन उसको मैथ में इंटरेस्ट है तो वो हो सकता है कि उसमें बेस्ट कर पाएगा अपना। तो उसका करियर का मार्गदर्शन दे सकते हैं हम, हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस चीज में बेहतर है उस चीज में बेहतर नहीं है।
ऐसे विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान, यानी जो जो पिछड़े बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि क्षमता नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लो होती है, उन बच्चों की हम पहचान कर पा रहे हैं। फिर उनको पढ़ाने का या सिखाने का तरीका, या उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें सिखा के, कि जैसे हमने उनको उनके अलग से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई पढ़ाने के लिए, कि ताकि वो पास हो पाए, या उनकी जैसे किसी को पेंटिंग ज़्यादा अच्छी कर पा रहे तो उनको उस फील्ड में आगे बढ़ाया। और भी नई नई चीज़ें, और भी गवर्नमेंट ऐसे नई नई रूल्स चलाती है, नए नए ऐसे क्लासेस लेती है, जिसमें जैसे वो सिलाई कढ़ाई और भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें सिखा के जो पिछड़े बालक है उनकी पहचान करके उनको कुछ अलग फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमने क्या किया, इस विधि से पिछड़े बालक को पहचान कर पाए। तो शिक्षा में कैसे उपयोगी है देख लिया, कि भाई छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाया, अलग अलग समूह बना सके हम, कैरियर के लिए मार्गदर्शन कर सके, विशेष जरूरत यानी जो जो पिछड़े बालक है उनकी हम पहचान कर पाए। तो आज हमने कौन सी विधि पढ़ी, आज हमने पढ़ी विविधात्मक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विकासात्मक विधि। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को भी बड़े ध्यान से समझना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।